हेलो दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर हम अपने आईटी एक्ट को कंप्लीट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को। यहाँ पे हम बेसिक्स देखेंगे इस आईटी एक्ट के। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेफिनेशंस देखेंगे कि जो जो डेफिनेशंस इस एक्ट में दी गई है सेक्शन 2 के अंदर, जैसे एक्सेस की डेफिनेशन दी गई, प्राइवेट की, पब्लिक की क्या होती है, के की पेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर रिसोर्स क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, वो सारी चीज़ें उनके अंदर दी गई है जो हमें समझना ज़रूरी है इस एक्ट को आगे पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम बेसिक समझते हैं कि एक्ट कैसे आया, कब आया और क्या इसके अंदर मेजर केसेस थे जो हमें देखने को मिले। ठीक है, तो अगर हम देखें आईटी एक्ट को, आईटी एक्ट जो है वो ईयर 2000 के अंदर आया। और कब एनेक्ट हुआ था? 9 जून 2000 को। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, जिनका नाम था के नारायणन, उन्होंने साइन भी इसको 9 जून 2000 को किया था। लेकिन ये कमेंट्स कब हुआ? ये कमेंट्स कब हुआ? जब ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकाली कि इस दिन से कमेंट्स होगा, 17 अक्टूबर 2000 को। ठीक है, और जिस वक्त ये एक्ट लाया गया था उस वक्त हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन थे? प्रमोद महाजन थे, और प्रेसिडेंट के आर नारायणन थे। तो इनका मेजर रोल रहा इस एक्ट को लाने के लिए। ठीक है, अब ये जो एक्ट है इसके अंदर एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट लाई गई ईयर 2008 के अंदर। तो ओरिजिनली इस एक्ट के अंदर 94 सेक्शंस थे, 13 चैप्टर्स थे और 4 शेड्यूल्स थे। 94 सेक्शंस थे, 13 चैप्टर थे और 4 शेड्यूल थे। और बाद में जब 2008 में अमेंडमेंट लाई गई तो ये सब चीज़ें बढ़ गई। सेक्शंस 124 हो गए, बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए, जिसमें से एक बहुत ही ऑफेंसिव, जिसके अंदर ऑफेंसिव चीज़ें लेके आई गई। मतलब कि जो ऑफेंसिव मैसेजेस के अगेंस्ट एक एक्ट लेके आया, सेक्शन लेके आया गया, सेक्शन 66A, वो सब भी ऐड किया गया। ठीक है, तो सेक्शन 124 हो गए, 14 चैप्टर्स हो गए और 2 शेड्यूल्स हो गए इसके अंदर। ठीक है, 2008 की अमेंडमेंट के बाद। और बेसिकली देखा जाए तो ये जो हमारा आईटी एक्ट है, जब हम एक मेजर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं साइबर लॉ को, तो जो आईटी एक्ट है यही मेन एक्ट है और कोई हमारे पास अलग से एक्ट नहीं है इसके लिए। आईटी एक्ट है और इसके लिए सेक्शन 87 जब आप पढ़ते हैं इसी आईटी एक्ट का, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आईटी एक्ट से रिलेटेड वो रूल्स भी बना सकती है। तो इससे पहले हमारे पास जो रूल्स थे वो 2011 के अंदर आए थे, और अभी रिसेंटली 2021 के अंदर हमारे पास आईटी रूल्स आए हैं, जिसको हम बोलते हैं आईटी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021, जिसके ऊपर अभी न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो जब आप वीडियो देखेंगे उस वक्त क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आजकल इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स के ऊपर ये ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया? एक तो इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन किया गया, मतलब इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया, इसके अंदर क्लासीफाई किया गया। एक होते हैं सिर्फ इंटरमीडिएट और एक बोले गए सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट्स। सिग्निफिकेंट इंटरमीडिएट्स मतलब कि जिनके यूजर्स 50 लाख से ऊपर हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ गाइडलाइंस और एथिक्स बनाए गए कि आपको एक ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, ओम्बुड्समैन अपॉइंट करना होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं इस रूल्स के अंदर 2021 के। इंटरमीडिएट्स होते कौन है? इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जब हम भी सेक्शन क्लॉज पढ़ेंगे वहाँ पे भी आएगा। एक होता है ओरिजिनेटर, एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है एड्रेसी। ओरिजिनेटर होता है जो मैसेज भेज रहा है, जो भी कोई मैसेज, ऑडियो, वीडियो, इमेज, जो भी चीज़ वो भेज रहा है। और एड्रेसी होता है जिसको वो पहुंचाना चाह रहा है, और जिस चीज़ के थ्रू वो पहुंचाता है, जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो ये क्या है? बीच में इंटरमीडिएट है। तो इन्हीं के लिए गाइडलाइंस लेके आई गई हैं ताकि जो चीज़ें और स्मूथली चले कंट्री के अंदर। जितने भी ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं, ये क्राइम्स ना हो। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जो आप जैसे एनक्रिप्शन करते हो, तो हमें ये बताओ कि जो ओरिजिनेटर है उस तक पहुँचने के लिए अपना मैकेनिज्म यूज़ करके हमें बताओ। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड की गई। अब ये जो दो चीज़ों के लिए आईटी एक्ट बनाया है पूरा का पूरा जो चलता है, एक तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए और ई कॉमर्स को रेगुलेट करने के लिए। साइबर क्राइम, जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं, जैसे हैकिंग होती है या इस तरीके के जितने भी क्राइम्स होते हैं जो हमें सेक्शन कहाँ से 65 से 74 में बताए गए हैं, उनको रोकने के लिए। और ई कॉमर्स किस तरीके से चलेगा, जैसे कोई भी जो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं वो किस तरीके से चलेंगी, उसको रेगुलेट करना है आईटी एक्ट के थ्रू। तो इंडिया के अंदर कौन से एक्ट से जितनी भी ये चीज़ें हैं चलती हैं? आईटी एक्ट से चलती हैं। जो भी हम नेट से या कंप्यूटर यूज़ करके, मोबाइल यूज़ करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कौन
कौन से एक्ट इसको रेगुलेट करता है, आईटी एक्ट 2000 रेगुलेट करता है, ठीक है। और टाइम टाइम पे गाइडलाइंस आती हैं, जैसे 2011 में आई, अब 2021 के अंदर न्यू गाइडलाइंस आई। और ये जो एक्ट है ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। जब इसको आप पढ़ोगे सेक्शन 1 को ही, तो दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और इवन कि जो अदर नेशनलिटीज़ के लोग होंगे जो इस एक्ट के अंडर अगर कोई क्राइम करते हैं तो उनके ऊपर भी यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। तो इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड टू अदर नेशनलिटीज़ ऑल्सो, कि कोई और कंट्री का कोई इंसान है और उसने इस एक्ट के अंदर इस एक्ट को वायलेट किया है तो उसके ऊपर भी यहाँ पे क्राइम माना जाएगा और उसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और जब इस एक्ट को लाया गया तो हमारे जो और बाकी एक्ट्स थे, जैसे कि आईपीसी था, एविडेंस एक्ट है, और बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, इनके अंदर हमें बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़े ताकि आईटी एक्ट जो है वो सही से हमारी कंट्री में कॉप अप कर सके। जैसे जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं तो एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 65A ऐड किया गया, जहाँ पे अगर आपको कोर्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस लगाना है तो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है सेक्शन 65A का। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई आईपीसी के अंदर कि भाई आईपीसी में वो ऑफेंस कब माना जाएगा, तो उसलिए उसके साथ मैच करने के लिए आईपीसी में चेंजेस किए गए। तो इस तरीके से इनमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। अब ट्रांजेक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं तो उस चीज़ों के लिए यहाँ पे इन एक्ट्स के अंदर भी चेंजेस लाए गए। तो आईपीसी एक्ट, एविडेंस एक्ट, बुक्स, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, आरबीआई एक्ट, इन एक्ट्स के अंदर चेंजेस आए, ठीक है। अब देखिए जब 2008 का अमेंडमेंट आया, जब 2000 में बना ये और 2008 में मेजर अमेंडमेंट आया, तो इसके अंदर जो मेन सेक्शंस, मेजर सेक्शंस ऐड किया गया वो कौन सा था, सेक्शन 66A, जिसको 2015 में आके सुप्रीम कोर्ट ने रिपील कर दिया कि अगर सेक्शन 66A के अंदर किसी को लगता है कि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा नहीं होगी, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी इस सेक्शन के अंडर। और वो कौन से केस के अंदर बोला था, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये एक लॉ स्टूडेंट थी, इन्होंने PIL फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो सेक्शन 66A है ये हमारे आर्टिकल 19(1)A को वायलेट करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने माना और सेक्शन 66A को रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब अगर आप अभी आईटी एक्ट पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 66A, जैसे हम आईपीसी अगर अभी आप पढ़ोगे तो 497 लिखा हुआ है, लेकिन या 477 लिखा हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर ऑफेंस नहीं माने जाते क्योंकि अभी लेजिस्लेचर ने रिपील नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इसके अंदर कोई ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 66A में था क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजता था उसके लिए उसको सजा दी गई थी। अब ये जो ऑफेंसिव मैसेज वर्ड था ना, इसको कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैंने किसी को कोई चीज़ बोली ऑनलाइन, उसको वो बुरी लग गई तो वो सेक्शन 66A में मेरे ऊपर केस चला सकता। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक खतरनाक सा सेक्शन हो गया था। कोई भी किसी भी चीज़ के लिए किसी के ऊपर केस कर रहा था, कोई भी चीज़ किसी को बुरी लग रही थी। यहाँ पे बहुत सारे केसेस भी हमें देखने को मिले थे, अभी एक केस को हम डिस्कस भी कर लेंगे। और सेक्शन 69 को ऐड किया गया जो कि अभी भी एप्लीकेबल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया नहीं, जहाँ पे ये पावर दी गई गवर्नमेंट को कि वो इंटरसेप्ट कर सकती है या मॉनिटर कर सकती है या डीक्रिप्ट कर सकती है। जैसे एनक्रिप्ट होता है, एनक्रिप्ट को डीक्रिप्ट कर सकती है। जब हम कोई मैसेज भेजते हैं तो एनक्रिप्ट होकर जाता है कि उसको बीच में कोई पढ़ ना सके, तो जब उसको नॉर्मल लैंग्वेज में वापस कन्वर्ट किया जाता है उसको हम डीक्रिप्शन बोलते हैं। तो इंटरसेप्शन करना, मॉनिटर करना, डिक्रिप्शन करना, ये सब राइट गवर्नमेंट ने अपने पास रखे ऑफ एनी थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स की। किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको मॉनिटर कर सकती है, उसको डिक्रिप्ट कर सकती है, इंटरसेप्ट कर सकती है, बीच में देख सकती है। तो यहाँ पे ये बात भी रखी गई कि जैसे आप बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, राइट टू प्राइवेसी, ये सब चीज़ें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना और बोला कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वायलेट नहीं कर रहा क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारी एजेंसीज़ को ये पावर दी गई कि वो आपको बीच में इंटरसेप्ट कर सकती है। मतलब मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया तो कॉल को वो बीच में इंटरसेप्ट कर सकती है। और कुछ और प्रोविजंस भी ऐड किए गए जैसे कि पोर्नोग्राफी को हटाने के लिए, चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड, साइबर टेररिज्म जो हैकिंग और ये सब चीज़ें होती हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। वॉयरिज्म होता है कि किसी और कोई फिजिकल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है और आप उसको देख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें, तो इस चीज़ से रिलेटेड भी प्रोविजंस ऐड किए गए। तो ये मेजर सेक्शंस थे जो इनके अंदर ऐड किए गए। इसके अलावा बहुत सारे सेक्शंस और भी ऐड किए गए थे 2008 के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ केसेस की तो जैसे सेक्शन 66 की बात करते हैं,
सेक्शन 66 बात करता है हैकिंग विद कंप्यूटर सिस्टम की, कोई अगर किसी का कंप्यूटर सिस्टम हैक करता है तो उसको सज़ा देने की बात की गई है। तो यहाँ पे ये इंडिया का पहला केस था जो इस सेक्शन के अंदर हुआ था दिल्ली के अंदर फेब 2001 के अंदर। यहाँ पे क्या था, एक दो लोग थे, वो क्या करते थे, एक वेब होस्टिंग कंपनी चलाते थे। मतलब कि जैसे आपको पता होगा जब हम अपनी वेबसाइट खोलते हैं तो हमें किसी से होस्टिंग लेनी पड़ती है, तो वो होस्टिंग प्रोवाइड करते थे, तो उसके लिए वो ऑब्वियसली फ़ीस लेते होंगे। तो इस व्यक्ति ने हो सकता है कि फ़ीस ना दी और उन्होंने क्या किया, उन दोनों लोगों ने इसकी वेबसाइट बंद कर दी। तो इसने जाके क्या किया, पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि इसने हमारे साथ हैकिंग किया, मैंने तो इसकी पूरी फ़ीस दे रखी थी। तो इन दोनों को फिर अरेस्ट कर लिया गया और इनको 6 दिन तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था और फिर इनको बेल मिल गई थी इसके अंदर। तो ये पहला केस था जो फाइल हुआ था। सेक्शन 66A का देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं। जैसे कि एक मेजर जो देखने को मिलता है, जो 19 नवंबर 2012 में दो लड़कियां थी, जो एक लड़की ने क्या किया था, 21 ईयर्स की थी वो, उसने फेसबुक या किसी इसी तरीके की ऐप के ऊपर एक पोस्ट की थी जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि जैसे मुंबई बंद हुआ था जब बाल ठाकरे की डेथ हुई थी उसके ऊपर, तो उन्होंने जब मुंबई बंद कर दिया था तो उसके ऊपर कमेंट किया था कि मुंबई बंद करने की ज़रूरत क्यों है। तो ये चीज़ जो थी शिवसेना को बुरी लग गई थी, तो इनके ऊपर फिर कंप्लेंट हो गई थी सेक्शन 66A के अंदर। और जिस लड़की ने इसकी वो पोस्ट लाइक की थी उसको भी अरेस्ट कर लिया गया था और इस लड़की को भी अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में जिन भी मजिस्ट्रेट के पास उसका केस चल रहा था उन्होंने उसको छोड़ दिया था कि वैसे ही देख के। तो ये शिवसेना के अंदर मतलब मुंबई के अंदर ये देखने को मिला था केस। ऐसी 12 अप्रैल 2012 को एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थे अंबिकेश महापात्रा, उन्होंने कोई कार्टून था, उस वक्त के जो रेलवे मिनिस्टर थे मुकुल राय और सीएम जो थी ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, उनके ऊपर कोई कार्टून बनाया था, तो उसके लिए फिर सेक्शन 66A में इनको अरेस्ट कर लिया था। इस तरीके से बहुत सारे केसेस थे जो सेक्शन 66A के अंदर आ रहे थे। ठीक है, तो इसको देखते हुए ये पिटीशन फाइल की गई थी जब ये 2012 के अंदर केसेस आ रहे थे। 2012 में ही फाइल की गई थी, लेकिन इसका डिसीजन 2015 में आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसी सेक्शन 69A के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें रीसेंट बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि 29 जून 2020 के अंदर जो गवर्नमेंट थी उन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया, ये बोलते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो जिसके अंदर एक मेजर ऐप थी टिकटॉक थी जो बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। इसी तरीके से 24 नवंबर 2020 को और 43 ऐप्स बैन कर दी गई थी नेशनल सिक्योरिटी बोलते हुए, जिसके अंदर अली एक्सप्रेस ऐप भी इंक्लूड थी, जिसको बाद बोला गया कि आप बहुत सारी चीज़ें वायलेट करो, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये सब किया गया था। और ये सेक्शन भी इसलिए वैलिड है क्योंकि इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बेसिकली पता होनी चाहिए आईटी एक्ट के अंदर, कि कुछ केसेस पता होने चाहिए कि ये किस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर बढ़ रही हैं चीज़ें, किस तरीके के केसेस हमारे सामने आते हैं, और आपको ये जानना क्यों ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या प्रोविजंस है, किस तरीके से क्राइम होते हैं। तो इन चीज़ों को हम आगे धीरे धीरे अभी और डिटेल में समझते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि आईटी एक्ट है क्या, किस तरीके से एक्ट बना हुआ है, इसके अंदर क्या चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, इस तरीके के केसेस जो होते हैं, और जो अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आए और किस तरीके से एक्ट एप्लीकेबल है। सो यहाँ पे हमारे लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।